तो क्वेश्चन नंबर 41 से आज फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हाँ, और कल बहुत ही अनयूजुअल स्केरी चीज हुई जिसकी वजह से हुआ, तो उसको फिर से डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को। तो देखो यहां पे इत्तेफाक से आप इसको कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। देखो कल ये जो आपका केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है, स्टडी कॉलम है, ये किसकी बात कर रहा? अर्थक्वेक्स। और कोइंसिडेंटली कल इसी टाइम पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे आया, तो दैट इज सिंपली अ कोइंसिडेंट। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली अर्थक्वेक के ऊपर ही है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में इट इज कनेक्टेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, हालांकि अगर आप इन इंफॉर्मेशंस को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो जैसा कि कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ चुका हूं। तो यहां पे जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 41 में, ठीक है, सी दिस व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इन क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी। ये कह रहा है कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो क्या है, एक्स पे ये 1 पे कट कर रहा है और वाई पे 4, दैट इज 1 and 4। और दूसरी कंट्री कौन सी हमें देखनी है? बी। तो बी एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज a इज व्हाट? 1 4 1 4 and b is what? 4 0. So what is the distance AB? We know the formula, that is the distance formula AB, that is under root x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट वी विल सी इट। ओके, अब यहां पे x2 क्या है? नाउ दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस वन इज y2। वी विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। व्हाट इट इज गोइंग टू गिव यू? 3 square, that is 9, minus 4 square, that is 16, that is root 25, that means 5 units, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगी? that will be 5 units, that is question number 41, ठीक है। now coming to question number 42, what it says, find a relation between x and y such that a point, यानी कोई पॉइंट है, any point which is having coordinates, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो हमारा x और y होता है, तो ये बताओ x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम। व्हाट इज द सेकेंड नेम फॉर दिस? इसका प्यार से जो बुलाते हैं, इसके घर का नाम बताओ। Very good, including Michelle. Okay, so that is what? Abscissa. Okay, और y coordinate को क्या बोलते हैं? Ordinate. Yes, for y it is ordinate. Yes, Shiza. ठीक है, तो हमें उस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कंट्री सी एंड कंट्री डी। तो जैसा कि इस कॉन्सेप्ट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मान लीजिए जब भी क्वेश्चन में आपको ये कंफर्म हो कि वो मिड पॉइंट है किसी लाइन का, तो अगर रेशियो भी नहीं दिया हुआ है तो आप उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि वो बीच में भी हो सकता है, वो इधर उधर भी कहीं हो सकता है। सो हियर इट इज नॉट श्योर कि वो मिड पॉइंट है, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है। तो सेफेस्ट क्या है यहां पे? दैट इज टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये कह रहा है
कि यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन कंट्री सी एंड डी। तो चलिए कंट्री सी और डी में चलते हैं, बहुत जल्दी पहुंच गए। कंट्री सी का एक्स क्या है 7, ठीक है, यानी एब्सिसा 7 है, और y की वैल्यू क्या है यानी ऑर्डिनेट क्या है 1 है, और d क्या है यानी d का एब्सिसा है हमारा 3 और ऑर्डिनेट क्या है 5, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है, हमने मान लिया एक पॉइंट सी और डी है, हमने Q मान लिया, ठीक है, यानी ये जो Q है वो इक्विडिस्टेंट है D से भी, हालांकि दिख नहीं रहा, सपोज कर लेते हैं, और C से भी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि DQ डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, CQ के बराबर। सो वी विल राइट द एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली। तो D का क्या हो गया 3 5, यहां पे लिख लेते हैं, और C का क्या हो गया दैट इज 7 एंड 1, और कोई एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल Q, ये है Q दैट इज X और Y, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन DQ डिस्टेंस और QC डिस्टेंस से हो सकता है। तो जब DQ लेंगे तो हमारा X1 और X2, Y1 और Y2 उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और जब QC लेंगे तो X1 X2 Y1 Y2 उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? तो लेट अस राइट डाउन। तो ये हो जाएगा DQ क्या हो जाएगा X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे भी वही होगा बट द वैल्यूज विल चेंज जैसा कि हम पॉइंट को चूज करेंगे। ओके, अब स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा। X2 जब DQ को लेंगे तो X2 हमारा क्या हो गया X माइनस 3 होल स्क्वायर और Y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहां पे जब हम QC लेंगे तो मान लीजिए आपने X1 इसको मान लिया, X2 इसको मान लिया, Y1 इसको मान लिया, Y2 इसको मान लिया, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव 7 माइनस X होल स्क्वायर और Y2 की जगह क्या है 1 माइनस Y1 की जगह क्या आ जाएगा Y का होल स्क्वायर। सिंपल हमें वैल्यूज को क्या करना है पुट करना है। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर दिस विल बी 25 माइनस 10y, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। नाउ वी विल हैव ऑल x टर्म एंड y टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो हियर वी विल हैव माइनस x 6x सॉरी, देन माइनस 10y, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। ये हो जाएगा प्लस 14x, क्योंकि जब ये ट्रांसपोज होगा लेफ्ट हैंड साइड द साइन विल बी चेंज, एंड माइनस 2y विल गिव यू प्लस 2y। इधर क्या बचा 49 प्लस 1 प्लस 9 इधर ट्रांसपोज होगा माइनस 9 प्लस 25 इधर होगा। अब देखिए आप लोग अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, आपको पता है किस लेवल का कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स को हटा भी सकते हैं, बट यू मस्ट बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आपका जो कर रहे हो वो सही है, ठीक है। अब माइनस 6x प्लस 14x विल गिव यू 8x, माइनस 10y प्लस 2y क्या हो जाएगा माइनस 8y। यहां पे क्या हो जाएगा 50 एंड दिस विल गिव यू व्हाट दैट इज 34। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 8 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 और यहां पे आएगा 16, 8 2 16, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। A विल बी द ऑप्शन। कोई डाउट यहां तक किसी को? एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। Coming to 43. Now what it says, see,
द फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, डिवाइड्स, यानी कि एक लाइन है जिसका डिवीजन हो रहा है। ज्वाइनिंग द कंट्री P एंड कंट्री Q, ठीक है, यानी P और Q कहां गया भाई, अच्छा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P 1 3 है, मतलब कि 1 and 3, दिस इज P, ठीक है, और Q, ठीक है, 2 7, तो 2 and 7 तो है, वाह 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 वाह, दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हालांकि यहां पे आपका इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कराना मकसद था, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है P और ये कंट्री है, दो कंट्रीज के बीच में कोई एक लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है, यानी ये इस इक्वेशन से जो लाइन बन रही है वो इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी कि वो लाइन को डिवाइड कर रही है जो इन दो कंट्रीज को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं देयर इज कंट्री P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1 3, दैट इज 1 3, ठीक है, और कंट्री Q है दैट इज 2 7, इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक खूबसूरत सी लाइन बना लेते हैं इन दोनों के बीच में, ये एक लाइन। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन से, यानी 3x प्लस वाई माइनस 9 से जो लाइन बन रही है वो इस PQ लाइन को डिवाइड कर रही है। ठीक है, इंटरनली यानी अंदर अंदर। इन द रेशियो मींस वी हैव टू फाइंड व्हाट, द रेशियो, वी हैव टू फाइंड व्हाट, m1 is to m2, या फिर हमें क्या निकालना है, k is to 1 या m1 is to m2। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी रेशियो निकालना है, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, क्यों बताते हैं, मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं C Z, कुछ भी मान लेते हैं, ये डिवाइड कर रहा है इसको m1 is to m2 रेशियो में। ठीक है, ये है P, ये क्या है, दैट इज x1, और ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। दूसरी चीज, इस इक्वेशन का देने का मतलब क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे इस इक्वेशन को देने का मकसद क्या है, यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन बना रहा है, ये PQ लाइन को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही तो हमें निकालना है, ये तो निकालना है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मदद मिलने वाली है, सवाल जल्दी हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें तो हैं हमारे पास। क्योंकि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी नहीं पता, वही निकालना है। और ये जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या ये पता है आपको, ये कोऑर्डिनेट्स यहां पे छुपे पड़े हैं, और क्या यहां पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले लिया, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू पुट करेंगे जो आएगी तो क्या आएगी, अगर मान लीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, अभी मैं बता रहा हूं क्या चीजें हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहां पे 1 लिया, 3 1 3, पॉइंट को समझिए, ये 6 हो जाएगा, 9 दे देगा, यानी इसके अकॉर्डिंग यहां पे 1 और 6। अगर x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग 2 और 3, इट विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। तो फिर कौन सी वैल्यू होगी, आर यू श्योर अबाउट द वैल्यूज, नहीं, पॉइंट्स को समझ रहे, यू आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यूज, बट फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग वन इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहां पे अगर ये जो कोऑर्डिनेट हमें पता होते तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते, निकाल लेते, बट अब क्या कर सकते हैं, लेट अस सी x क्या होता है, क्योंकि हम ऐसे समझ रहे हैं जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए।
x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। ठीक है। y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको k की फॉर्म में लेना है तो वो भी ले सकते हैं आप, वहां पे नीचे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। और पहला वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, k से। पॉइंट समझ में आया? तो यू कैन गो फॉर विथ k, यानी अगर k से लेना है तो क्या हो जाएगा, ये k इंटू दैट इज x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y क्या हो जाएगा, k y2 प्लस y1 अपॉन, लेकिन अभी भी यहां पे x भी वेरिएबल है और k भी क्या है, वेरिएबल है। यहां पे दो वेरिएबल्स है आपके पास, और आपका कंसर्न किससे है, आपका कंसर्न किससे है, किसको निकालना है आपको, k को निकालना है। लग सकता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करो ना, प्रोडक्ट दे रहे हो। पॉइंट को समझिए। तो दैट वही तो होता है, जब पिछली बार बताया था, जब वो डेरिवेशन वो सारी चीजें बताई थी, आप जब डिवाइड करते हो तो m2 से डिवाइड करते हो। ठीक है। m2 किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, x1 के साथ, यानी ये होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1। आपको k चाहिए ना, k क्या है, m1 बाई m2, आपको m1 बाई m2 लाना है, m2 बाई m1 लाना है। तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, m2 से, इसको भी किससे डिवाइड करोगे, तो m1 बाई m2 k है, तो k विल बी एसोसिएटेड विथ। ठीक है। तो इस फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, x वेरिएबल है क्योंकि हमें नहीं पता, और k भी क्या है, वेरिएबल है जो कि हमें चाहिए। एंड वी हैव गॉट वन इक्वेशन दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दोनों चीजें आप k को भी यूज कर सकते हो, m1 m2 को भी यूज कर सकते हो। नाउ प्रोसीडिंग विद दिस, अब हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू m1 हमें नहीं पता, x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, और m2 नहीं पता, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे अगर y लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, m1, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और m2 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखो यहां पे ये इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, x m1 प्लस x m2, यही मिलेगा। ठीक है। और यहां पे क्या मिलेगा, 2m1 प्लस m2। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा, y m1 प्लस y m2, और यहां राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 7m1 प्लस 3m2, ये मिलेगा। व्हाट यू हैव टू फाइंड, m1 बाई m2। तो देखो सी है, अब इसको देखिएगा, मैं 2 1 इधर ले आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा x m1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2m1, ये हो जाएगा m2, और इधर क्या हो जाएगा माइनस x m2। ठीक है। m1 कॉमन लिया, क्या बोलेगा x माइनस 2, और यहां से m2 कॉमन लिया, क्या मिलेगा 1 माइनस x। अब देखो m1 बाई m2 क्या आ गया, दैट इज 1 माइनस x अपॉन x माइनस 2। बहुत ध्यान से समझना है यहां पे। अब यहां पे हमारा क्या आया, जब हमने m1 बाई m2 कैलकुलेट किया, अगेन इट इज कमिंग इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 1 माइनस x एंड x माइनस 2। सेम यहां पे कैलकुलेट करो जल्दी, मैं भी कर रहा हूं आप लोग भी करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा y m1, अपने से करते जाओ, माइनस 7m1 इज इक्वल टू 3m2 माइनस y m2। तो क्या आ जाएगा, देखो m1 कॉमन लिया, यह आ जाएगा y माइनस 7, m2 कॉमन लिया, यह आ जाएगा 3 माइनस y। तो ये हो गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन y माइनस 7। यहां तक कर लो, फिर आगे बता रहा हूं।
जब कर लीजिए, डन लिखिए। कर लिया, हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो स्टिल वी आर गेटिंग टू वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y। ठीक है, अब यहां पे अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है तो अब ये जो रेशियो है, दिस इज द वैल्यू फॉर m1 एंड m2, यानी कि जो कि क्या क्या हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वो वैल्यूज लाने के लिए या तो आपको x और y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। मींस स्टिल इट इज अननोन, पॉइंट को समझना यहां पे, स्टिल इट इज अननोन कि व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू पुट हियर। पॉइंट समझ में आया कि अभी भी आपको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू आप यहां x की वैल्यू पुट करोगे कि ये m1/m2 को सेटिस्फाई करे, क्योंकि m1/m2 आपको क्या करना है। एम आई कनेक्टेड? क्या हो जाता है ये? यस, एक मिनट रुक जाओ, वो पुराना मैसेज है। नहीं, आप लोग की स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि यहां पे मास्टर स्क्रीन में मेरी स्क्रीन चली गई है। नहीं, यस सर किसके लिए बोल रहे हैं ये? अच्छा रुक जाओ एक मिनट, यहां पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके, नहीं मुझे यहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोग का, इस पे दिख रहा है, यानी आधा काम इस पे हो रहा है, आधा काम उस पे हो रहा है। चलो ओके, नाउ इट्स ओके। अब देखो यहां पे स्टिल आपको, क्योंकि आपको रेशियो ही तो निकालना है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, x प्लस वाई। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि ये जो हमें इक्वेशन देता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एडवांस में भी सॉल्व किया था, वहां पे भी इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली न्यू स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, जिन्होंने हो सकता है वो एडवांस वाला वीडियो भी ना देखा हो। तो यहां पे ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, वहां से हम m1 m2 को क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सी है, मैं अब थोड़ा सा इधर स्विच करूंगा, x और y जहां पे था। अब देखो ये वाला, दिस वन, ये है, तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर यहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है, हम तो यहां पे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें वैल्यूज चाहिए थी ना, ठीक है, क्या हो सकता है। और y क्या है, व्हाट इज y, y विल बी, यहां से देखो, दैट इज 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ व्हाट वाज द इक्वेशन, 3x प्लस y माइनस
9 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड पुट द वैल्यूज ऑफ y। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 9। सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अब m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, देखिए ये क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज x और y वो जो लाइन का पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, तो वहां से ये जो आप वैल्यूज निकालोगे, ये जो रिलेशन निकालोगे, दिस वन दैट यू हैव टू पुट इन दिस पॉइंट। समझ में आया। और अगर हमारे पास x और y होता तो फिर हमें क्या करना होता, हमें कुछ नहीं करना होता इतना लंबा चौड़ा, हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल लेते x को वहां पे पुट करके, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 9। नाउ व्हाट यू विल गेट हियर, 6m1 7m1 कितना हो जाएगा, 13m1, 3m2 कितना हो जाएगा, 6m2। नाउ दिस m1 प्लस m2 विल बी ट्रांसपोज ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2। क्योंकि हमें m1 बाई m2 चाहिए, तो हम एक साइड m1 वाले टर्म्स और दूसरे साइड m2 वाले टर्म्स, तो m1 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4m1, और 6m2 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो कितना हो जाएगा, 3m2। तो m1 अपॉन m2 देखो कितना आ गया। पॉइंट समझ में आया, कोई डाउट? तो वहां पे क्या करना है, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ये इसलिए जानबूझ के बताया बिकॉज क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यस, किसी को डाउट हो तो पूछो। यानी दिस इज योर सोल्यूशन। करना क्या था, करना हमें सिर्फ इतना था कि हमें यह निकालना था कि x और y का क्या रिलेशन है। x और y का हमने रिलेशन निकाला और उसके बाद उस रिलेशन को हमने इक्वेशन में पुट किया। देखो यहां से हमने रिलेशन निकाला, ठीक है, और उसके बाद x का रिलेशन निकाल के, y का रिलेशन निकाल के, फिर जो इक्वेशन गिवन थी उसमें पुट करके m1 बाई m2 हमने कैलकुलेट किया। किसी का डाउट हो तो टाइप कीजिए, वरना नो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर यहां पे x और y दिया होता तो डायरेक्ट या तो x या तो y, कोई भी एक इक्वेशन से हम एक ही स्टेप में रेशियो निकाल लेते हैं। यस सर, देखो मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब हमें रेशियो निकालना होता है, यानी जनरली क्वेश्चन में क्या दिया होता है, वो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है उसके भी कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। मान लो यहां पे दिया होता है 1 2, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1:m2 में उसके भी कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां पे 1 और 2 भी दिया हुआ है। तो जब उस केस में हमें रेशियो निकालना होता है तो देखो x वाला रिलेशन या y वाला रिलेशन, किसी एक को चूज करके रेशियो निकालते हैं। यानी x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन, दिस इज अ जनरल फॉर्म, जनरली जो हम करते हैं। x की वैल्यू यहां पे आ गई 1। अब देखो x की वैल्यू 1 पुट किया ना, बिकॉज जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका एब्सिसा गिवन है 1। ठीक है, उसके बाद m1 लिखा और x2 की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है 2, और उसके बाद m2 लिखा, x1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1।
अपॉन m1 प्लस m2। अब इस m1 प्लस m2 को आप जब इधर ले जाओगे तो देखो क्या होगा, यू विल अगेन, क्योंकि 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस m2 आ गया। यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, 2m1 प्लस m2। ये मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, ये याद रखिएगा। तो देखो अब m1 वाले टर्म एक साइड में, m2 वाले टर्म एक साइड में, फिर उसके बाद यहां से आप m1:m2 निकाल लेते हैं रेशियो। यस और नो, यहां तक समझ में आया? ये जनरल फॉर्म है क्वेश्चन का, जो कि जनरली दिया होता है। ठीक है, अब यहां पे आपको ये नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो नहीं दिया हुआ था, उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे। यू आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसीलिए हमने x के टर्म में एक रिलेशन निकाला, y के टर्म में रिलेशन निकाला, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसकी जो x और y की वैल्यू होंगी वो इसी पॉइंट की वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए जो x और y हमने निकाला इसी इक्वेशन में पुट किया, y को यहां पे पुट किया, एंड वी हैव फाइंड द m1:m2, क्योंकि यहां पे x और y नहीं गिवन था हमारे पास। तो हमने x और y को कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि ये इक्वेशन इसी पॉइंट की है। नाउ गॉट द पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ? अरे नहीं, ये तो समझा। नहीं नहीं नहीं, वहां तो जल्दी होगा। अभी मैं तुम लोग नहीं बोला अभी क्वेश्चन सॉल्व करने 2 मिनट में होगा, ये तो मैं समझा रहा हूं। अरे मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, घबराओ मत, कोई घबराई नहीं हो रही। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कहां गया? अच्छा ये रहा, ये समझाया जा रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। सैंपल पेपर कोई 5 घंटे में सॉल्व होता है? कितने पार्ट्स हैं सोचो, उसके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स है ना स्टैंडर्ड वाले के। 6 पार्ट्स मतलब मिनिमम 6 आवर्स, तो 6 घंटे में थोड़ी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट सेज द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से किसी भी पॉइंट को अगर तुम लोगे तो जाहिर सी बात है x एक्सिस के या तो वो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। कोई भी पॉइंट होगा x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के नीचे, तो उस पॉइंट का क्या जीरो होगा या क्या कांस्टेंट होगा? ये जो पॉइंट है इसकी एक x की वैल्यू होगी और इसकी एक y की वैल्यू होगी, यही तो है। अगर ये पॉइंट इधर है तो इसकी अपनी एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। ये थोड़ी बोल रहा है कि अगर x एक्सिस से है तो जाहिर सी बात है x से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो पैरेलल ही होगी लाइन। क्या जरूरी है ऐसा बोल रहा है? वो कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है। कब? x एक्सिस से या फिर y एक्सिस। यहां बोल रहा है कंट्री m की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, तो कंट्री m की डिस्टेंस अगर हम देखें यहां पे तो x एक्सिस से कितनी हो गई? 1, 2 एंड 3 यूनिट्स। अब आप कहेंगे सर कल भी तो आपने कैलकुलेट किया था, तो कल जो हमने कैलकुलेट किया था याद कीजिए, वो हम क्या कर रहे थे? ऐसे आप जब डिस्टेंस लोगे तो क्या वो 1 यूनिट काउंट होगा? अगर एक स्क्वायर होता है तो अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये तो √2 यूनिट होता है ना। तो वो तो हम रफली क्या देख रहे थे, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो आया था 4 यूनिट्स? नो। कितना आया था? 5 यूनिट्स, क्योंकि जब आप ऐसे डायगोनल जाओगे सो दैट विल बी व्हाट? लॉन्गर डिस्टेंस ना। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि अभी तो स्ट्रेट हमें लेना है कि इस कंट्री m की डिस्टेंस कितनी है x एक्सिस से, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट है। आप लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए कहां पे हम पहुंच जाते हैं? कहां पे? 3 यूनिट है। अब कैलकुलेशन से करते हैं।
एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये याद रखिएगा। एक्स एक्सिस से दूर का मतलब क्या हो गया, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की वैल्यू क्या है 3, किसकी एम की। और वो पॉइंट जहां से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट, इसके एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 और वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो निकालना है 2 0 से और 2 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जब आप पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें 2 - 2 स्क्वायर और 3 - 0 स्क्वायर, तो ये आ गया 0 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर 9, दैट इज √9, दैट मींस 3। यहां से भी आ गया 3 ना, क्योंकि वहां पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे थे। तो यू कैन रिलाई अपॉन दिस आंसर और डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़े। अब आते हैं 45 पे, क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट। अब देखो इक्विडिस्टेंट और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जब बोल रहा है तो इसका मतलब है कंट्री ए और कंट्री डी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके एकदम बीचों बीच। लेकिन जब इक्विडिस्टेंट बोलेगा तो जरूरी नहीं है कि वो लाइन पे ही हो, वो कहीं भी हो सकता है उन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, मतलब दैट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। लेकिन जब मिड पॉइंट की बात करें तो 100% इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, उन दो लाइंस के बीच में। तो सी का क्या निकालना, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। यहां पे रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो 1:1 होता है तो बल्ले बल्ले क्यों, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली हमें क्या करना है। अब देखो यहां पे x की वैल्यू क्या है, सेम है डिफरेंट है, तो सीधा एक कोऑर्डिनेट निकालो जो आएगा, y निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे x सब में डिफरेंट है। अगर किसी में सेम होता और वही आपके आंसर का पार्ट होता तो y कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती। अब a का कोऑर्डिनेट क्या है, लेट अस सी, जल्दी बताओ। a का कोऑर्डिनेट है 1 4, a का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 4, और d का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5। ठीक है, तो सीधा हम क्या लेंगे, सीधा x, क्योंकि 1:1 रेशियो है तो x क्या हो जाएगा x1 + x2/2। 1:1 रेशियो में हम सीधा स्पेशल केस लेते हैं तो x1 + x2/2, y भी होता है तो y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, दैट मींस 4/2, दैट मींस 2। देखो 2x किस में आ रहा है, इसमें 100% बी इसका ऑप्शन। कोई डाउट, जल्दी बताओ, फिर रोलर कोस्टर पे चलते हैं। एनी डाउट? चले केस 2 पे आते हैं, दैट इज रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल। इसको देख के क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल तो बोल ही दिया। ग्राफ को देखो, पैराबोला है, पैराबोला मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर। आदित्य है, आदित्य नहीं है। वो कहते हैं ना मैथमेटिक्स कैसे रियल लाइफ में कैसे एग्जाम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर। हमने स्टैंडर्ड में भी देखा था, स्विमर वाला, वहां पे डाउनवर्ड था, पैराबोला का जो माउथ था वो डाउनवर्ड की तरफ था, ए नेगेटिव था। यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहां जो पैराबोला बन रहा है वो क्या है, अपवर्ड है। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला अपवर्ड साइड ओपन होगा तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने स्टडी किया है। और डाउनवर्ड होगा तो दैट विल बी नेगेटिव। तो कह रहा है दे प्ले ए की रोल इन द स्टडी ऑफ अलजेब्रा इन एनालिसिस। ठीक है, एंड ऑन द होल मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग देम। Since polynomials are used to describe curves, various types engineers use polynomials to graph the curves of roller coaster. समझ में आया, roller coaster का डिजाइन हो रहा है वहां पे polynomials, equations, ठीक है। तो that is what one of the practical applications of this. तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है,
इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ क्या है, ग्राफ इज y इज इक्वल टू px, या फिर पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देन नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस. सी दिस, यहां पे हमारे दिया गया. अच्छा ये बताओ, ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस होंगे? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, ये जो ग्राफ बना है, ये दो पैराबोला है, एक 1 और ये 2. देखो एक्स एक्सिस पे कितने कट्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3, तो इट विल बी हैविंग व्हाट? 3 जीरोस. तो 3 जिसका आंसर वो करेक्ट. लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है कि if the roller coaster is represented by the following graph, then name the type of polynomial. कौन सा होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक? तो पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करता है? डिग्री पे. डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोस होते हैं. जीरोस कितने इसके? 3. सो द आंसर विल बी क्यूबिक. ठीक है, 46 क्यूबिक. गॉट द पॉइंट? इट वॉज वेरी आसान, बहुत इजी था. Coming to 47, क्या बोल रहा है? The roller coasters are represented by the following graphs, y is equal to px. Which roller coaster has more than 3 distinct zeros? यानी किसके 3 से ज्यादा जीरोस हैं? किस रोलर कोस्टर के? पहला वाला है. तो देखो पहले वाले में क्या है, कितने कट्स हैं? यानी इट इज हैविंग व्हाट? 1 0. सेकेंड वाला भी लीनियर है, लेकिन कट कितना है x पे? 1. ओके. Biquadratic means degree 4. Biquadratic means degree 4. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 3. ठीक है, और यहां पे आते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4. तो 3 नहीं पूछ रहा था, मोर देन 3. सो डी विल बी द ऑप्शन. गॉट द पॉइंट? किसी को डाउट हो तो पूछो. क्या चीज? बहुत आसान है क्यूबिक कैसे दे दिया? टेस्ट होने की बात. Now coming to the next, if the roller coaster is represented by cubic polynomial, that is px cube plus qx square प्लस आर एक्स प्लस एस. तो इसमें p कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और c. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? दैट इज s इज नॉट इक्वल टू 0. तो s तो कहीं दूर, अच्छा s है, ठीक है, नहीं s 0 हो सकता है. क्यों? देखो बेसिक समझते हैं. 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बताएं भाई. उबी हसन. यस, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है. कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है. 5x स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नाउ दिस वन. अब यस नो इसके बारे में आना चाहिए. क्यों? इसके पास क्या है? डिग्री 2 है. यह है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल. तो यहां पे जो ये c है, यानी ये वाला पार्ट, ये 0 हो गया ना? हो गया ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका जो c पार्ट है वो क्या हो गया? यानी c पार्ट 0 हो सकता है. इसी तरह 5x स्क्वायर मैंने लिख दिया. क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मोनोमियल है. तो इसका मतलब यहां पे जो इसका bx वाला पार्ट था और c वाला पार्ट दोनों क्या है? 0 है. ठीक है, 0 हो सकता है. यानी क्यों? क्योंकि यहां पे b 0 है और यहां पे c क्या है? 0 है. तो इसी तरीके से अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका s 0 हो सकता है, r भी 0 हो सकता है, q भी 0 हो सकता है, लेकिन p नहीं हो सकता.
क्योंकि जब p भी 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि 5x क्यूब भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x, मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, सारे कांस्टेंट रियल नंबर हैं, जीरो नहीं है। इसमें क्या है, s वाला पार्ट जीरो है। इसमें क्या है, r और s जीरो है। इसमें क्या है, q r s क्या है, जीरो है। तो क्या पता चल रहा है, क्या जीरो नहीं हो सकता, दैट इज p, सो d विल बी द ऑप्शन। और ये सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाइक्वाड्रेटिक हो। जो पहला टर्म का जो कांस्टेंट होता है, जो डिग्री डिसाइड करती है कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है, उसका कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक यानी क्यूब वाले टर्म के अलावा बाकी सबके कांस्टेंट जीरो हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें? यहां पे क्यूबिक सॉल्व करने के लिए नहीं है, ना जीरो सॉल्व करने के लिए है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ वही होता है, कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन नहीं है, इट इज अ जनरल पॉलिनोमियल क्वेश्चन। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा 1 2 एंड 3, कितने हो गए? अगेन वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन। मुझे दे दो पेपर, मैं बना के भेज दूं भाई। अब देखो यहां बोल रहा है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, फाइंड इट जीरोस। अब देखो x, बस आपको क्या देखना है, अब आप कह रहे हो कि सर x पे ही क्यों आप देख रहे हो, तो देखो पॉलिनोमियल क्या है, इन x है, मींस इट इज कटिंग ऑन व्हाट, द x एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, -3। अब देखो हाँ, एक -3 है तो -3 वाले दो हैं, तो b और d 50%। ठीक है, अब -3 एक 0 होगा, फिर उसके बाद -1 पे कट कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत इमेज दी है, वेरी गुड। तो यहां पे -1 दिख रहा है और -3 दिख रहा है, इसमें भी -1 दिख रहा है। तो अभी हम थर्ड के लिए वेट करेंगे। तो थर्ड क्या है, दैट इज 2। तो इसका मतलब C इज द ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा सैंपल पेपर डिस्कशन बेसिक पार्ट 3। तो अब सब कुछ कंप्लीट, अब सब कुछ कंप्लीट। तुम कौन सा सब्सक्रिप्शन किस न्यूज़पेपर का ले रहे हो? पेपर हुआ ना, विवेक सर से पूछे हैं, तो बोले कि जो बॉक्स है जिसमें तुम सर्कल कर रहे हो वही लिखना है और नहीं लिख सकते हो। अब हाँ तो वो तो पहले से ही है। नहीं, और नहीं लिख सकते, जो सर्कल है वो लिखना है, ये क्या है? जो सर्कल कर लो किए हैं वो गलत हो गया, तो वो नहीं लिख सकते, सर्कल है वही लिखना है। बल्कि मैं हमने बोला जाके यही बता, जो आप बताए सर आ जाके बता नहीं सामने पूछे विवेक सर के। नहीं एकदम नहीं, किसी की मत सुनो जो ये कह रहा है। अगर जो सर्कल किया है वो गलत है तो जो राइट ऑप्शन है वो लिख दो, यानी बी पे आपने सर्कल किया और बी गलत है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे ये सी है, आपने लगा दिया और ये अनअटेम्प्टेड। ये है क्वेश्चन नंबर क्या, 50। ये 50 यहां लिखा होगा, ये आपका स्टार है और ये आपका हैशटैग है। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन आपने किस पे लगा दिया गलती से, ए पे। तो यहां पे आप सी लिख दो। तो वही पूछे तो बोलने तो नहीं कर सकते सर। अरे वो सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में एकदम साफ लिखा हो, चेंज हुआ है ओएमआर में, कुछ नहीं चेंज है, कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं कहां से सीधस, रिकॉर्डिंग का कोई दिक्कत नहीं, नहीं पब्लिक हो कोई दिक्कत नहीं। वो तो सीबीएसई ने खुद इंस्ट्रक्शन दिए हुए है ना।
अभी वो बना लेकिन सर वो बोल रहे हैं हम क्या करें। नहीं नहीं, एकदम आप उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि जब सीबीएसई ने बोल दिया कि दैट विल बी फाइनल, क्योंकि इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा सीबीएसई, नहीं तो पागल नहीं हो जाएगा सीबीएसई। अरे क्या करना है, ओएमआर मशीन भी सोचेगी चेक क्या करूं मैं। हाँ, उसमें यही इसीलिए किया गया ये कि आंसर इन द बॉक्स विल बी फाइनल। इवन अगर आप सर्कल नहीं भी करते और आपने सी लिख दिया तब भी वो चेक हो जाएगा, बट ऐसा करना नहीं है, वो इन केस है। ओएमआर को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, फर्स्ट यू हैव टू सर्च दैट, ठीक है। तो अगर आपने लिख दिया और अगर गलती से सही करने के बाद भी ये कर दिया तो सही करने के बाद भी ये काउंट हो जाएगा अनअटेम्प्टेड। बहस हुई सर मेरी, भैया से बहस हुई, बोले बॉक्स में तुम लिख सकते हो, तो बॉक्स में लिखने का क्या फायदा अगर मार्कशीट रीड नहीं कर पाएंगे बहुत लोग की राइटिंग। तो क्या यहां पे हमें हाइपोथेटिकल नहीं रहना, वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली व्हाट सीबीएसई हैव प्रैक्टिकली टोल्ड एंड व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन डायरेक्टली ऑन द सर्कुलर्स। मुझे किसी से व्हाई यू वरिंग, जस्ट डोंट वरी, यू आर नॉट वन, लाखों स्टूडेंट है, यू आर वन ऑफ द लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो सीबीएसई का एग्जाम देने वाला है। और ये एकदम ओपनली, अगर नहीं है, हर एजुकेशनल या एडटेक आप चैनल कह लो यूट्यूब का, सब जाके आप देख लो, इट इज द सेम, दैट्स इट, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्या आप बोल रहे हैं कि गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, अब वही मैं कह रहा हूं ना, सीधा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शन है वो लाके दिखा दे इन रिटन, और वो लाके मुझे दिखाओ। हाँ, अपडेटेड सर्कुलर होगा बेटा। सोचो ये ऐसी चीज है, यू कैन नॉट, मतलब कोई स्कूल का मोहल्ले का एग्जाम नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है। हैशटैग नहीं दिया था, हाँ, नहीं दिया था, तो वही ना कि उनको काउंट करना। हालांकि ये सारी चीजें, और सीबीएसई की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, देयर विल बी अ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल किसको कहते हैं? एवरी स्कूल हैज टू कंडक्ट मॉक ड्रिल फॉर द दैट इज सीबीएसई बोर्ड्स। एकदम एग्जैक्टली जैसे होने वाला वैसे सारे स्कूल्स को करना है, ताकि बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और सब सारे स्कूल्स को मॉक ड्रिल करना है। हाँ, तो एक एक चीज, ओएमआर सब सैंपल भेज चुका है सीबीएसई, सब कुछ स्कूल भाई सबको जा चुका है, सबको जा चुका है। नहीं, वो डिपेंड करेगा, वो अब आपके स्कूल वाले के ऊपर, वो बस से ले जा रहे हैं या आप खुद जाना चाहते हैं, दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन द स्कूल। हाँ, वही चीज है। हाँ, वही क्या आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्कूल। अच्छा, Move up down. Anything else? Yes, sir. Our remaining pre-boards will be attempted in the same OMR sheet at the board. Yes, yes. यही है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन है फॉर द मॉक ड्रिल, मींस दे हैव टू कंडक्ट व्हाट द मॉक ड्रिल, एकदम एग्जैक्टली सारी चीजें वैसे ही होनी चाहिए। मींस जो अनअटेम्प्टेड है, ताकि बच्चे कर पाए। मान लीजिए 10 में से 8 क्वेश्चन, सेक्शन सी को ही ले लें, 10 में से 8 करने हैं आपको, आपने 8 किया, ठीक है, बाकी 2 अनअटेम्प्टेड हो गए, वो आपको मार्क करना पड़ेगा। या 8 नहीं किया आपने 5 ही अटेम्प्ट किए, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, उसको अटेम्प्ट कर दो। तो अब 2 जो अनअटेम्प्टेड है, पता चला 8 आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से 1 गलत हो गया, 7 हो गए और 1 रॉन्ग हो गया, तो उसको अनअटेम्प्टेड मार्क करके जो बाकी 2 बचे हुए हैं उसमें से कोई एक सॉल्व कर दो, दैट्स इट। तो ये सब प्रैक्टिस आपको पहले से करनी पड़ेगी, स्कूल वालों को करवाना है, ताकि बच्चों को समझ में आए कि फायदा कहां पे है, किस तरीके से अटेम्प्ट करने में फायदा है। सी दिस, ये देखो कब का है लेटेस्ट, 9 नवंबर। आज क्या डेट है? कोई दिख रहा है? यूज ऑफ एडवांस डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर रिगार्डिंग टर्म 1 एग्जामिनेशन, ये उस दिन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा क्या है, देखो 14 नवंबर, ये लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी वाला, ये मैंने भेजा था आप लोग को, ठीक है। कोई बाहर है तो बाहर भी सकता है एग्जाम, आपका सेंटर चेंज कर सकता है अपना, लेकिन उसके फॉलो करना और फ्रॉड भी दे सकता है।
देखो ये लेटेस्ट सर्कुलर मैं खोल रहा हूं आप लोगों के सामने, इसलिए मुझे जब भी कुछ हो cbse.gov पे जाओ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्या बोला, दिस इज रेफरेंस टू सर्कुलर दिस डेटेड दिस एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट सर्कुलर कॉलेजेस एजुकेशनल ट्रेनिंग वेयर एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड इन व्यू ऑफ अबव ऑर्डर्स, एग्जामिनेशन रिलेटेड वर्क विल कंटिन्यू एज पर शेड्यूल। बस इतना ही है, मतलब वो वही सर्कुलर है कि बाकी सारे काम होंगे जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग है, बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होंगे वो नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे जब तक बोर्ड्स के एग्जाम जाए। ऐसा ना हो कि भाई चला बोर्ड का एग्जाम चला, इधर बच्चे खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, मतलब ये सारी चीजें नहीं करनी है। बहुत ही वन रूम वाला है, प्रेस रिलीज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, ये पेमेंट सिस्टम का है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं टू इंश्योर फेयरनेस, ठीक है। ये भी ओपन हो रहा है, देख लेते हैं, जस्ट लाइव देखते हैं उसको, जाके दिखा मत देना, तुम देखना उस चीज को। नहीं बिल्कुल, आप उनसे कहिए कि प्लीज गिव मी, आप खुद सोचो, ये सब डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है भाई, ऐसा कुछ होता है तो इनको भी पता होता है, इनको भी पता होता है, क्योंकि सबको एग्जाम वही देना है सेम। Conduct of examination has to be carried out standards in a fair manner while all efforts are being made to prevent this। CCTV वही सारी चीज है कि फेयर हो, ऐसा ना हो कि कोई इधर उधर से, ठीक है। स्क्वाड्स वही है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स होंगे, फ्लाइंग स्क्वाड्स होगा, CCTV हर रूम में होना चाहिए। फर्दर टू इंप्रूव अपॉन इट बाय यूजिंग, वही चीज है, मतलब OMR से रिलेटेड कोई भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, एकदम सीधी सी बात। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एकदम बेफिक्र हो, जो इंस्ट्रक्शन है हाँ कोई रिसेंट आता है तो ऑब्वियसली वो चीज अपडेट की जाएगी। एनीथिंग एल्स, वो हाँ एडमिट कार्ड आ गया, हाँ आ गया था 9 नवंबर को ही आ गया। वो आईडेंटिटी कार्ड जरूरी है सर? क्या चीज, क्यों नहीं जरूरी, सब पूरा स्कूल यूनिफॉर्म एंड ऑल एवरीथिंग, वो फोटो ले आ जाना है आईडेंटिटी कार्ड के लिए, बहुत जरूरी। नहीं आपको मिलेगा स्कूल से आई कार्ड बहुत जरूरी। अब देखो और क्या इंस्ट्रक्शन है वो स्कूल वाले, एडमिट कार्ड लो तो उसमें लिखा रहेगा, हाँ जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ट्रांसपेरेंट पाउच देना चाहिए और बॉटल ट्रांसपेरेंट, ताकि वो दूर से दिख जाए ना, मतलब टच ना करना पड़े, जस्ट टू अवॉइड कोरोना इन्फेक्शंस एंड ऑल एवरीथिंग। उस चीज को दिमाग में रख के सारे इंस्ट्रक्शंस बनाए गए। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। और टर्म 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो टर्म 2 बाकी आप लोग देखो, अभी जो क्लासेस टर्म 2 की चल रही हैं, क्लासेस अटेंड करो, उसके बाद की फिक्र मत करो अरे यार इधर बोर्ड्स चल रहे हैं, इधर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, सर टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ही आपका एग्जाम चलता रहेगा ना, क्योंकि आपका टर्म 10th 9th और 8th में तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन 10th में जब तक आप बोर्ड चलेगा तो मैं लाइटली ले रहा हूं टर्म 2। ये क्लासेस जो है स्लो चलेंगी, लेकिन फिर अपनी स्पीड पकड़ेगी आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। क्या चीज, सिर्फ डाउट आवर्स रहेंगे ड्यूरिंग द बोर्ड्स, मेजर सब्जेक्ट्स 30 नवंबर से। ओके थैंक यू, मैं इसको फॉरवर्ड करके फिर आपको करता हूं। अच्छा ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।